आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या और उसको नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा मुख्य सेविका का नेक्स्ट टॉपिक है, जनसंख्या। तो जनसंख्या क्या होता है? क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि बिना मानव रहित विश्व हो सकता है? अगर होगा नहीं तो उसमें कौन रहेगा? ठीक है, सामाजिक ना हमारा समाज होगा, ना संसाधन होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। बिना मानव का हमारा ना देश होगा, ठीक है, कोई भी देश नहीं होगा, ना देश होगा, ना समाज होगा, ना संसाधन होंगे, ना हमारी आवश्यकताओं की कोई पूर्ति होगी। इसलिए हमारे जनसंख्या बहुत ही आवश्यक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जो जनगणना होती है, ठीक है, मतलब जनसंख्या की जनगणना होती है, ठीक है, कि कितने लोग हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की थी, लेकिन अच्छे से पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। ठीक है, पूर्ण जनसंख्या जनगणना अगर पूछा तो एग्जाम में तो 1881 में की गई थी। और ये कब की जाती है? तब से क्या की जाती है, 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। अब बात करें हम कि इसके हम पहले जानेंगे 3 बातों का हम जानेंगे। पहला हमारा जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं, पहले हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। तो समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वह फिर तीसरा जो पॉइंट है, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, इसकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। ये तीनों टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण करना में, ठीक है। तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? 12,106 लाख थी, ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। पूरा हमारा विश्व है उसका 70.5% है, ठीक है। या 12.1 करोड़ लोग भारत में 32.1 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा विश्व है, ठीक है, उसका कितना 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। बाकी ये हमारा 82.5% जनसंख्या बसता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें, पूरे क्षेत्रफल का 2.4% भारत का है, ठीक है, उस पर निवास करता है। भारत की लगभग आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। पूरे भारत में देखा जाए तो इन्हीं 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है या सीक्वेंस लगाने को भी दे सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या केवल 5.5% है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। अब घनत्व के आधार पर बात करेंगे तो घनत्व क्या है कि किसी भूभाग पे उसका घनत्व कितने पास पास लोग रहते हैं उसके आधार पर जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाला देशों में से एक है। तो मतलब बहुत घनी आबादी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पास पास रहने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, ठीक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। तो जो जापान और बांग्लादेश है उसकी जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है।
2000 में भारत का 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। मतलब प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, इसका ना घनत्व, जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1102 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। वही अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, मतलब 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का कम, ठीक है। ये आपको डायग्राम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ये मध्य प्रदेश 6% है और पंजाब 2%, और ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है 1% इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? हाँ, उत्तर प्रदेश। आप देखें, महाराष्ट्र, बिहार 9%। ये जनसंख्या वितरण है हमारा, ठीक है। महाराष्ट्र का आप देखिए 9% है, बिहार 9, 16 उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ हमारा जनसंख्या वितरण है। अब यहाँ ये तो वितरण हो गया, जनसंख्या कितनी है, ठीक है। ये हमारा जनसंख्या घनत्व तो आप देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ ऐसे समझ में आएगा। तो जो हमारे यहाँ पे जो ग्रीन कलर से 250 से कम घनत्व वाला है, तो वो हमारा जो हमारा ग्रीन कलर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इधर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब कुछ 250 से कम वर्ग किलोमीटर से कम वाले। फिर 251 से 500 जो हमारा लाइट ग्रीन में गुजरात, दादर और नागर हवेली जो महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड आते हैं। और जो 501 से 750 आते हैं वो तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ये सारे आते हैं। और जो सबसे ज़्यादा है आप देखिए रेड में जो दिया गया है 1001 से अधिक, तो ये कौन सा है? वो आता है बिहार, ठीक है। और हमारा आता बंगाल और दिल्ली, ये सारे आते हैं 1001 पर किलोमीटर स्क्वायर इसमें आता है, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। अब बात करें हम जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। तो जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के मतलब आपसी जो ये संयोजन होता है ना, उसके कारण होता है। तो पहले बात करें जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। तो प्रत्येक वर्ष 1 दशक में बढ़ी जनसंख्या, मतलब हर साल डबल जनसंख्या देखा जाए तो वो डबल बढ़ते हैं, ठीक है, वो डबल बढ़ते हैं कि 2 गुना हो जाते हैं जनसंख्या पर प्रति वर्ष वो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, ठीक है। तो वो बहुत ही डबल बढ़ते हैं और संसाधन अपना रेगुलर में ही बढ़ता है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बढ़ता। कई इसके सिद्धांत है, अभी आपको बताया जाएगा कौन कौन से सिद्धांत हैं। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जिसमें आपको बताया जन्म है, मृत्यु दर है और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर के बीच अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है।
एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जन्म लेते हैं जो मृत्यु दर से अधिक होता है। अब यहाँ बात करें भारत में उम्र संरचना के बारे में बात करें, जो ऑरेंज कलर में देख रहे हैं वो वयस्क है। वयस्क कितना है? 58.7% है और वृद्ध है 6.9%। यहाँ पे देख सकते हो। बच्चे 34.4% है। इसलिए भारत को युवा देश कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि युवाओं की संख्या ज़्यादा है। अब बात करें लिंग अनुपात क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है ना कि हाँ लिंग अनुपात क्या होता है। तो ये होता है हमारा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है, ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी है उसी को लिंग अनुपात कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखा जाता है इसमें बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, तो महिलाएं कितनी है? अगर अभी की बात करें 2011 को जब जनगणना हुई थी उस टाइम 943 थी। 1000 पुरुषों में 943। तो देखिए ये आंकड़ा ऐसे ही रहता। महिलाएं बहुत ही हमारे देश में कम होती है क्योंकि उनको बचपन में ही मार दिया जाता है। अब बात करें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 अपनाए जाने के बाद से जनसंख्या और विकास को सामाजिक विकास के लिए देश की कार्यसूची में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ठीक है। फरवरी 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा के बाद 11 मई 2005 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 1952 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप पर स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। तो ठीक है, इसका आप देख सकते हैं 1952 में इसका क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो अभी और देखें, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख बातें कौन कौन सी है? इसमें आता है प्रजनन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत ढांचे से संबंधित आवश्यकताओं को प्रमुखता प्रदान करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए तत्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक कदम उठाने की घोषणा करना। इसमें हम कैसे जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, कि हम इसको बढ़ने नहीं देंगे, इसको स्थिर कर देंगे। जन्म, मृत्यु, विवाह एवं गर्भावस्था का 100% पंजीकरण, लड़कियों की शादी 18 वर्ष तथा लड़कों की शादी 20 वर्ष के बाद करने को प्राथमिकता देना, क्योंकि पहले शादी होगी तो उससे भी जनसंख्या बढ़ेगी। सकल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने हेतु छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देना, ठीक है। प्रजनन विनियमन के सलाह और सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच तथा गर्भ निरोध के व्यापक विकल्पों का पता लगाना, ये सभी है। तो आपको कारण तो पता चल गया कि कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ऊंची जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। जन्म दर जितना ऊंचा होगा तो मृत्यु दर कम होगा, तो इससे जनसंख्या बढ़ेगी। विवाह की व्यापकता और कम उम्र में शादी की प्रथा जो होती है तो जनसंख्या उससे बढ़ती है। शिक्षा की कमी और निरक्षरता, आप जब आप शिक्षित ही नहीं होंगे, आपको ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप क्या होगा, तो जनसंख्या इससे बढ़ेगी। आपको नॉलेज ही नहीं होगा कि हाँ कम बच्चे पैदा करना चाहिए,
ठीक है। अविवेकपूर्ण मातृत्व, इसमें सबसे पहले जो माता है उसको शिक्षित करनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय में प्रारंभिक वृद्धि होनी चाहिए। धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वास होता है इसमें बहुत सारे, उसका भी कारण क्या, जनसंख्या का कारण बनता है। गांव की प्रधानता और मनोरंजन के साधनों की कमी, मनोरंजन के साधन नहीं होते तो वो क्या घर में ही रहते हैं। गर्म मौसम वगैरह, ये सभी कारण है जनसंख्या का बढ़ने का। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो ये 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन पूछा है तो आप बता दीजिएगा, प्रथम पंचवर्षीय में 1952 में अपनाया गया था। ये आबादी को काबू पाने के उद्देश्य से देश भर में वर्ष 1996 से काहिरा मॉडल लागू है, जिसके तहत आबादी को घटाने के निमित्त आम जनता पर किसी भी प्रकार का दबाव प्रभाव नहीं डाला जाता, बल्कि शिक्षा के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाता है। इस कार्यक्रम के अधीन जन्म दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। वर्ष 1951 और 2000 के बीच जन्म दर 40.8 से कम होकर 25.8 प्रति हजार जीवित जन्म हुई है, तो इसमें कमी देखा गया है। ठीक है, ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लेगा, जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया गया, और डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको आराम से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।